Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn the second part of this poem. यानी कि ये पोएम बहुत ही बड़ी पोएम है दोस्तों, 17 क्वाट्रेन स्टैंजाज यहाँ पे दी गए, बहुत ही लंबी पोएम है ये। तो इसे हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाले पार्ट में इसके पहले हमने देखा कि एबट ऑफ एबरब्रथॉक वहाँ पे एक बेल इंस्टॉल करते हैं, लेकिन रॉल्फ द रॉवर वो बेल को कट कर देते ओनली बिकॉज टू टॉर्चर हिम। तो आज हम देखेंगे उसके आगे की स्टोरी में क्या हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला जो स्टैंजास है, आफ्टर कटिंग द बेल, यानी कि जब रैल्फ द रॉवर वहाँ पे आ जाते हैं एंड एबट ऑफ एबरब्रथॉक को टॉर्चर करने के लिए वो क्या करते हैं, देखो, द बोट इज लोअर्ड, द बोट्समैन रो एज सुन एज द रोवर ऑर्डर द क्रू टू रो मी टुवर्ड्स द इंचकैप रॉक। What they lowered, the boat is lowered, the boatswain row मतलब क्या होता है, नाव को चलाना। तो उन्होंने क्या किया, जैसा ही कैप्टन ने ऑर्डर किया उस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एंड टू द इंचकैप रॉक दे गो एंड दे गो टुवर्ड्स द इंचकैप, एंड वो उस रॉक के तरफ। देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो स्टोरी जैसे वो स्टोरी हो चुकी है उसी को उन्होंने क्या किया है, पोएटिक इफेक्ट में म्यूजिकल इफेक्ट देके यहाँ पे लिखा है। एंड द इंचकैप रॉक दे गो, सर रैल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकैप फ्लोट। नाउ व्हाट बैड एक्टिविटी रॉवर डिड, वहाँ पे एक रॉवर ने बहुत बैड एक्टिविटी कर दी है। वहाँ पे जाने के बाद उसने क्या किया, ही कट द बेल फ्रॉम इंचकैप फ्लोट। जो इंचकैप था जहाँ पे फ्लोट होता था बॉय के ऊपर, वहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, वो जो बेल वहाँ पे लगाई हुई थी उसकी रस्सी को काट दिया। वो रस्सी क्या किया, उन्होंने तोड़ दिया। रैल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट, बोट पे से उन्होंने क्या किया, उस रस्सी को काट दिया। डाउन संक द बेल विथ अ गार्गलिंग साउंड, अब जैसे ही बेल को कट किया तो वो क्या होगी, नीचे गिर जाएंगी। जैसे कि न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल आके उन पे गिर गया, उसी तरीके से जैसे ही इन्होंने वो बेल को तोड़ दिया तो बेल नीचे गिर गई। संक मतलब पास्ट टेंस ऑफ सिंक, संक जो है ये पास्ट टेंस ऑफ सिंक। सिंक का मतलब होता है ड्रॉन, बुड़ जाना, पानी के अंदर चले जाना। डॉन सिंक यानी कि पास्ट टेंस संग द बेल विथ अ गार्गलिंग साउंड। गार्गलिंग साउंड मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी पानी के अंदर कोई चीज़ आती है तो उसका जो आवाज़ आता है, साउंड आता है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज गर्गलिंग साउंड। बहुत बार जब हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप गर्म पानी नमक डाल के गर्गलिंग करो, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा। तो वो जो आवाज़ आती है ना, ये आवाज को कहते हैं गर्गलिंग साउंड। द बबल्स रोज एंड ब्रस्ट अराउंड, और जैसे ही वो पानी में गिर जाती है तो गर्गलिंग साउंड आ जाता है एंड वहाँ पे बबल्स बन जाते हैं कुछ, एंड वो ब्रस्ट भी हो जाते हैं। बबल्स बन जाते हैं एंड तुरंत ब्रस्ट भी हो जाते हैं, फूट भी जाते थे। ब्रस्ट यानी कि उसने फूट जाना। क्वैथ सर रैल्फ द नेक्स्ट हु कम टू द रॉक won't bless the abbot of Aberbrithok. Actually it is only because of jealousy, ये सिर्फ जेलसी की वजह से इन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैरिनर आता था वो ब्लेस करता था एबट ऑफ एबरब्रथॉक को, थैंक्स कहता था एबट ऑफ एबरब्रथॉक को। बिकॉज ऑफ हिज डीड दे सेव देमसेल्फ, उनके वजह से ही इन सभी की मरीनर्स की जानें बचती थी। लेकिन ये बात को एबट ऑफ एबरब्रथॉक को नहीं अच्छा लगा, जेलेसी आ गई उनके अंदर एंड सभी उसका ही गुणगान कर रहे हैं। एवरीवन एडमायर हिम, नोबडी टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। जेलेसी आ जाती है ना, तो उस तरीके की जेलेसी एबर्ट रैल्फ द रॉवर के पास आ गई एंड उन्होंने उसी वजह से क्या किया, वो बेल को कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या कहते हैं वो, कि इसके आगे अब कोई भी एबट ऑफ एबरब्रथॉक को ब्लेस नहीं करेगा, विल नॉट, ओंट ब्लेस द एबट ऑफ एबरब्रथॉक।
अब यहाँ पे जो भी आएगा उसे वो बेल ही नहीं दिखाई देगी, वो वार्निंग बेल नहीं सुनाई देगी, तो लोग समझेंगे यार वो ये जगह है नहीं, तो उसको ये भी याद नहीं आएगा कि ये बेल यहाँ पे थी या फिर एबट ऑफ हेब्रोन कोई था, ये किसी को भी याद नहीं आएगा, तो कोई भी उसे ब्लेस नहीं करेगा। इसीलिए बस यही कारण था जिस वजह से रॉवर ने वो बेल को कट कर दिया था। चलो अगले स्टैंजा में देखेंगे हम। Sir Ralph the rover sailed away. Now after that incident, Ralph the rover sailed away. He went far away from that place, means Scotland. ये जो जगह है वो है स्कॉटलैंड का ईस्ट साइड जो है ना वहाँ पर। अब वहाँ से वो बहुत दूर चले गए। अभी उनका काम ही हमेशा यही था कि जैसे ही दिन निकला समंदर में अपनी बोट लेके निकल गए, कुछ 2-4 दोस्तों को पकड़ लिया एंड समंदर में जितने भी शिप्स हुआ करते थे या फिर जो जो शिप्स देखते थे वो शिप्स को वो क्या करते थे, लूटते थे। वो शिप पे जितना भी पैसा है या फिर ट्रेजर है, ज्वेलरीज है, वो सारी की सारी लूटने का काम ये करते थे। अब हमेशा की तरह सर रैल्फ द रोवर सेल्ड अवे, वो बहुत दूर चले गए। ही सॉर्ड द सी फॉर मेनी अ डेज। सॉर्ड का मतलब है दोस्तों ट्रैवल, स्पेशली ड्यू इन पर्पस टू लूट द शिप्स। शिप्स को लूटने के लिए बहुत दूर तक समंदर में ट्रैवल करना, तो वो बहुत दूर तक ट्रैवल करते गए फॉर मेनी डेज, बहुत दिन तक। नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर स्टोर। अभी जो है बहुत सारे शिप्स को उन्होंने लूट लिया। बहुत सारे शिप्स को लूटने के बाद वो क्या हो गए, नाउ ग्रोन रिच, बहुत ट्रेजर आ गया उनके पास, बहुत पैसा आ गया बहुत। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक प्लंडर स्टोर हो गया। प्लंडर का मतलब होता है दोस्तों लूट करना। एंड वो जो पैसा, जो ज्वेलरी उनके पास थी, बहुत सारे पैसे आ गए थे, ज्वेलरी आ गई थी, वो वजह से वो क्या हो गए थे, बहुत अमीर हो गए थे, बहुत पैसा आ चुका था। ही स्टीयर हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। फिर अब उन्होंने सोचा कि बहुत पैसा आ चुका है, अब हम वापस चले जाएंगे। तो स्टीयर का मतलब होता है टू गो पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जाना। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि स्टेयरिंग होता है ना, उस तरीके से बोट को उन्होंने किस दिशा में लिया, स्कॉटलैंड शोर, स्कॉटलैंड के किनारे के तरफ ले जाने का ऑर्डर अपने जो क्रू थे या फिर जिसे कहेंगे हम जो रोवर थे उनको दिया कि अभी हमें वापस जाना है, अब हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। तो वो बहुत दिनों के बाद वापस आ रहे थे। अब देखिए दोस्तों, जिसे हम करते हैं कि कर भला तो हो भला, अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान भी होते हैं। तो उसी तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ आ जाता है। जैसे ही उनका डिसीजन हो जाता है कि वापस स्कॉटलैंड शोर के तरफ जाना, तो एटमॉस्फेयर सडन चेंज। पहले एटमॉस्फेयर कैसा था, फर्स्ट पार्ट में देखा हमने कि एटमॉस्फेयर वाज वेरी ब्राइट, एवरीथिंग वाज वेरी जॉयसन। तो यहाँ पे अचानक से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड द स्काई। अब जब वो वापस आते हैं तो अचानक क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सो थिक अ हेज, हेज का मतलब होता है दोस्तों फॉग या फिर मिस्ट, है ना। जनरली विंटर सीजन में मॉर्निंग में देखते हैं हम, बहुत फॉग आ जाता है, अनक्लियर दिखता है, डिम दिखने लग जाता है। तो उसी तरीके का बहुत ज़्यादा डेंस फॉग वहाँ पे आ गया। ओवर स्प्रेड द स्काई, समंदर के ऊपर। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल आपने सुना होगा, बर्मुडा ट्रायंगल पे कोई अगर शिप जाता है तो वहाँ पे गायब हो जाता है। तो गायब होने का बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च भी किया। बहुत सारे बादल से आ जाते हैं, जो पायलट होता है उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल जाता है, उनका जो भी सिस्टम है वो भी काम नहीं करता है एंड वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड उनका मिसहैप हो जाता है।
तो कुछ उसी तरीके का एटमॉस्फेयर एकदम से बदल गया, वहाँ पे एकदम डेंस फॉग आ गया, ओवर स्प्रेड द स्काई, पूरे जितना भी एरिया था पर्टिकुलर जहाँ इनकी शिप थी वो पूरा एरिया ये फॉग के वजह से कवर्ड हो गया। दे कांट सी द सन ऑन हाई, अब उन्हें सन भी नहीं, जैसे रेनी सीजन में देखो बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं तो हमें सन दिखाई नहीं देता है, तो उसी तरीके से इतना डेंस फॉग था वहाँ पर, उस वजह से उन्हें सी भी नहीं, सन भी नहीं दिखाई दे रहा था, सन की जो रोशनी है वो भी दिखाई नहीं दे रही थी। द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, विंड मतलब हवाएं इतने जोर जोर से चल रही थी। हैथ का मतलब होता है हैज। फ्रेंड्स ये भी एक आर्किक वर्ड है, आर्किक मतलब ओल्ड इंग्लिश वाला आर्किक टर्म। ये पोएम में जैसे बताया बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो ओल्ड इंग्लिश में यूज होते थे लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में नहीं है। अभी मॉडर्न इंग्लिश में हैथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव। द विंड हैज ब्लोन अ गेल ऑल डे, तो उस दिन पूरा दिन तक, गेल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड, जोर जोर से हवाएं चल रही थी, स्टॉर्म जिसे कहेंगे हम। द विंड हैज ब्लोन अ गेल ऑल डे, जोर जोर से हवाएं चल रही थी, बहुत फॉग आ चुका था। एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे, लेकिन जैसे ही शाम हो गई, इवनिंग हो गई, तो वो जो गेल था या फिर स्ट्रॉन्ग विंड थी, हैथ मीन्स हैज, डाइड अवे मीन्स रिमूव्ड, मूव्ड अवे, चली गई, डिसअपियर हो गई, एकदम से क्वाइटनेस हो गया, पहले जैसा एकदम सन्नाटा, बिल्कुल मोमेंट नहीं थी, जैसा फर्स्ट स्टैंजा में बताया था उसी तरीके से यहाँ पे पूरा क्वाइटनेस हो गया। देखिए कितना सडन चेंज हो जाता है अचानक से। फिर क्या होता है, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, फिर अब इट इज द डिसीजन ऑफ कैप्टन नो व्हाट टू डू। अभी उन्हें यह भी पता नहीं था कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर है। अभी तो कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कंपास होता है, उसके वजह से हम डायरेक्शन पता चल जाता है, हमारा एम्पलीट्यूड से समझ में आता है कि हम एग्जैक्ट कहाँ पे। लेकिन वो टाइम में जो है ना ये कुछ भी नहीं था, तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था, तो ये कैप्टन का डिसीजन होता था अब क्या करेंगे। सो रोवर जो था वो कैप्टन ही था वो शिप का। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, तो वो जो डेक होता है द सेंटर पार्ट ऑफ शिप, वहाँ पे आके उन्होंने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए। सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड, इवनिंग रात हो गई थी, एंड वो रात होने से उन्हें लैंड कहाँ तक है, दूर दूर तक, या फिर वो टेलीस्कोप से यूज़ करते थे, टेलीस्कोप से इस तरीके से देखा करते थे कि कहीं तो भी लैंड दिखाई देगा, लेकिन उन्हें लैंड भी नहीं दिखाई दे रहा था बिकॉज ऑफ डार्कनेस। रात हो चुकी थी, डार्कनेस से वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कॉथ सर रैल्फ, यानी कि कॉथ ये भी आर्किक वर्ड है ओल्ड इंग्लिश वाला, इसका मतलब होता है मॉडर्न इंग्लिश में सेड। सेड रैल्फ रोवर, रैल्फ इट विल बी लाइटर सून, बहुत पॉजिटिव दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। डॉन एक्चुअली दोस्तों एक डे ब्रेक टाइम होता है जिसे हम डे ब्रेक भी कहते हैं, लेकिन ये डे ब्रेक जो है तो मून के लिए यानी कि इवनिंग वाला पार्ट बताया था, जब अंधेरा हो जाता है मून आने से पहले का जो टाइम है। तो उन्हें लगा कि यार अब तो इतना डार्कनेस है, हमें लैंड कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही मून राइज हो जाएगा तो हमें मून लाइट में थोड़ा तो कुछ दिखेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। तो जितने भी क्रू थे उस शिप के ऊपर, जितने भी लोग थे वो शिप के ऊपर, उनको रैल्फ रोवर क्या कहते हैं कि वेट एंड वॉच, वेरी सून इट विल बी क्लियर एंड वी कैन सी द लैंड, हमें वो लैंड कहीं तो भी दिखाई देगी। Canst hear, said one, the breakers roar. Canst hear, said one, the breakers roar, for me think we should be near the shore. लेकिन अंधेरे के वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था,
एक क्रू जो था, अभी दिस इज डायलॉग ऑफ क्रू, जो जहाज के ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं, अभी ये उनके डायलॉग कॉन्वर्सेशन यहाँ पे बताया है। कांस्ट हियर मीन्स कान हियर, ये एक ओल्ड इंग्लिश वाला है। कांस्ट का मतलब होता है कैन हियर सेड वन द ब्रेकर्स रॉर। अभी एक वन ऑफ क्रू ने क्या कहा कि आई कैन हियर द ब्रेकर्स रॉर। जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ें, लहरों की आवाज़ें, जो पानी की आवाज़ें जब रॉक को टकराती है, वो आवाज़ें उसे फील कर रहा था वो। फॉर मी थिंक ये भी ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है आई थिंक। अब हम लिखते हैं आई थिंक, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में आर्किव टर्म है, ओल्ड इंग्लिश में कहते थे मी थिंक। अब हम यूज़ करेंगे तो बहुत अलग लगेगा। मी थिंक वी शुड गो देयर और मी थिंक मी शुड गो देयर, मराठी हो जाएगा मी मतलब, है ना। फॉर मी थिंक वी शुड बी नियर द शोर। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम वो शोर के पास आ चुके हैं, किनारे के पास। नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल। लेकिन हम कहाँ पे हैं एग्जैक्टली, ये अभी उन्हें एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं है, लेकिन स्कॉटलैंड के शोर के पास वो आ चुके थे ऐसा उन्हें लग रहा था। बट आई विश आई कुड हियर द इंचकैप बेल। बट द क्रू सेड दैट इफ देयर वेर अ बेल वी कुड हियर इट एंड वी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी आर एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पर बेल तो है नहीं, क्योंकि वो बेल पहले ही रावर ने कट कर दी थी। अब उन्हें ये भी पता नहीं है कि हम एग्जैक्ट कहाँ पर है। लेकिन वन ऑफ क्रू क्या कहता है कि वी आर वेरी नियर टू द शोर। हम वही कहीं तो भी है जहाँ पे वो इंचकैप रॉक था, उसी के पास हम आ चुके हैं। देखिए, जैसा कहते हैं ना, हम दूसरों के लिए गड्ढा करते हैं तो खुद ही वहाँ पे आके गिर जाते हैं। दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग। रात का समय हो चुका था, आवाज़ें नहीं चल रही थी, लेकिन हाई टाइड थी। स्वेल का मतलब होता है इंक्रीज, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना, यानी कि जो स्वेल था, जो वाटर लेवल थी वो बढ़ चुकी थी, स्ट्रांग हो चुकी थी। यानी कि जितना भी मान लीजिए यहाँ पे वो इंचकैप रॉक था तो ये पूरा समंदर में चला गया था, इतना ऊपर पानी की लेवल हो चुकी थी। दो द विंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलोंग। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा था, जो विंड थी हैज़ फॉलन, ये ओल्ड इंग्लिश है, हैज का मतलब होता है हैज़। द विंड हैज़ फॉलन द ड्रिफ्ट अलोंग। ड्रिफ्ट मीन्स मूव अवे। उनकी जो बोट थी वो हवा के वजह से दूर चली गई थी, जहाँ से उनका ये एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, वहाँ से लेके बहुत दूर तक वो शिप चली जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता था। टिल द वेसल स्ट्राइक विथ अ शिवरिंग शॉक। वेसल का मतलब होता है दोस्तों शिप। तो उनकी जो शिप है, टिल द शिप स्ट्राइक विथ अ शिवरिंग शॉक। शिवरिंग शॉक मीन्स वेरी जोर से धक्का बैठ जाना, जॉल्ट हो जाना। तो जब तक उनकी शिप जोर से वो रॉक पे बम्प नहीं होती, स्ट्राइक नहीं करती, तब तक उन्हें नहीं पता चला, ओ क्रिस्ट इट इज द इंचकैप रॉक। एज सुन एज द शिप बम्प और स्ट्राइक ऑन दैट रॉक, रावर क्राइड लाउडली, ओ क्रिस्ट, ये तो इंचकैप रॉक ही है जहाँ पे हमारी शिप स्ट्राइक हो चुकी थी। ओ क्रिस्ट, देखिए जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज ऑपोस्ट्रोफी। तो इसके बारे में हम तो पोएटिक डिवाइस में सारे के सारे लाइन टू लाइन, हर एक लाइन में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ही क्राइड अलाउड दैट ओ क्रिस्ट इट वॉज अ इंचकैप रॉक। हम तो वही आ चुके जहाँ पे हमें नहीं आना चाहिए था, दूसरों के लिए गड्ढा किया था लेकिन खुद ही वो गड्ढे में आके गिरे। सेल्फ रैप द रोअर टोर हिज हेयर, ही क्रस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर। फ्रेंड्स, ये एक फ्रेज है, टीयर वंस हेयर,
मतलब टू बी वरीड, बहुत वरीड हो जाना, टू बी वरीड, बहुत वरीड हो जाना। अब सेल्फ रैप द रोअर बहुत वरीड हो गए, बहुत क्या कहेंगे हम, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए कि अब क्या करना। ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर। कर्स्ड का मतलब होता है कर्स करना, किसी को कोसना, तो उन्होंने खुद को ही कर्स करना स्टार्ट कर दिया। इन हिज डिस्पेयर मीन्स लॉस, ग्रेट लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो जाना। अभी ये इनका लास्ट था, प्रॉपर्टी तो थी लेकिन लाइफ डैमेज भी हुआ था, सारे के सारे क्रू अब समुंदर में डूबने वाले थे, तो वो खुद को ही कोसने लगे कि यार ये क्या कर बैठे हम। द वेव्स रश इन एवरी साइड। जैसे ही वो पानी में डूबने चालू हुआ, जैसे टाइटैनिक आपने देखा होगा कि कई घंटों तक टाइटैनिक बुड़ता रहा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने कॉल किया, किसी किसी ने देखा लेकिन हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। यहाँ पे भी इनके लिए हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। तो उनका जो शिप है वो पानी में डूबने लगा, सब तरफ से पानी अंदर आने लगा। द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। अब ये जो शिप था वो सिंक मतलब डूबना, तो पानी के अंदर वो क्या हो रही थी, बीनीथ द टाइड, यानी कि पानी के अंदर धीरे धीरे वो डूबना चालू हो गई थी। एंड रॉवर को अपना अंतिम समय वहां पे दिखाई दे रहा था। लास्ट स्टैंजा में देखो फ्रेंड्स, बट इवन इन हिज डाइंग फियर, लेकिन जब वो देख रहे थे अपनी मौत आगे है, तभी भी डाइंग फियर, वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोअर हियर, लेकिन उन्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो फील कर रहे थे एक आवाज़ कुछ तो भी कह रही है। कुड हियर द रोअर हियर अ साउंड एज इफ विद द इंस्का बेल। उन्हें ऐसा लग रहा था कि दो बेल की आवाज़ आ रही है। एंड वो आवाज़ किस तरीके से आ रही थी, द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नील। नील का मतलब होता है दोस्तों कि रिंगिंग ऑफ बेल, बट वेन स्पेशली वेन देर इज डेथ ऑफ समवन और फ्यूरिनल, जब अंत यात्रा होती है या फिर किसी की डेथ होती है, तो स्लोली जब बेल बजती है तो वो बेल को कहते हैं नील। तो अब ये टाइम पे रोवर को वो आवाज़ें आ रही थी, जो आवाज़ें इंडिकेट करती थी कि समथिंग बैड हैपन, कुछ तो भी बैड हो चुका है, किसी की डेथ हो रही है। वो जो नील होता है उस तरीके का उन्हें वो आवाज़ें आ रही थी। तो फ्रेंड्स देखा हमने कि किस तरीके से रैल्फ द रॉवर ने दूसरों के लिए गड्ढा बनाया था, लेकिन लास्ट में वो उसी गड्ढे में आ पड़े। तो फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है एक टाइप की, ये स्टोरी एज यू सॉ सो शैल यू राइप, ये प्रोवर्ब को बहुत मैच करती है। बाकी के भी प्रोवर्ब वहाँ पे दिए, टिट फॉर टैट भी दिया गया है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा कुछ अच्छे काम करते रहे, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों का अगर हम जेलस करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, तो अंत में हमारा भी बुरा ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स होप आपको ये पोएम अच्छे से लगी होगी। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।